हेलो दोस्तों, एपिसोड 17 की शुरुआत में हेनग्यू येन से एक सवाल पूछता है कि क्या मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, तो येन इसका जवाब हाँ में देती है। अब अगले दिन येन और हेनग्यू सारा घर एक दूसरे के साथ मिलकर सेट करते हैं। दूसरी तरफ शाओरुन और टेन चिची भी एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जब ये लोग सारा काम खत्म कर लेते हैं तो येन हेनग्यू से कहती है कि हमने सारा काम कर लिया, कि कोई भी काम करने को नहीं बचा। हेनग्यू कहता है कि एक काम बच गया है, वो ये है कि तुम मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। येन कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी और तुम्हें भी इस तरह की अजीब बातें नहीं करनी चाहिए। हेनग्यू कहने लगता है कि पिछली दफा जब शाओ आया था तो तुमने मेरे साथ रूम शेयर तो किया था। इस पर येन कहती है कि ये दोनों बातें अलग हैं और अगर तुमने फिर से इसी तरह के अजीब रीजंस के लिए शाओ को यहाँ पर लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल इग्नोर कर दूंगी। हेनग्यू येन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अब मुझे शाओ की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर येन को याद आता है कि इन्हें वो लिस्ट जो इन्होंने एक दूसरे को दी थी, एक दूसरे की पसंद और नापसंद को जानने के लिए उन्हें रखने की जरूरत नहीं है। येन ने जो लिस्ट हेनग्यू को दी होती है वो गुम गई होती है। हेनग्यू कहने लगता है कि मैंने वो गाड़ी में ही रखी थी, लेकिन गाड़ी में वो मिल नहीं रही। फिर ये दोनों याद करते हैं कि हेनग्यू की गाड़ी में कौन कौन आया है। जियांगची और इन दोनों के अलावा आंटी और मॉम भी इसकी गाड़ी में बैठ चुके हैं। इनका शक जाता है कि जियांगची अगर देखता तो मैं बता देता। अब या तो वो लिस्ट आंटी के पास है या हेनग्यू की मॉम के पास। और अब हेनग्यू डरने लगता है कि अगर मेरी मॉम को उसके बारे में मालूम हो गया तो फिर तो हम बहुत ही बुरी कंडीशन में फंस जाएंगे। येन कहने लगती है कि हम तुम्हारी मॉम को ही समझा सकते हैं कि अब हम अपने रिलेशनशिप के बारे में सीरियस हैं। हेनग्यू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि फिर मॉम हमारी बात का यकीन करेंगी। येन कहती है कि अगर वो लिस्ट तुम्हारी मॉम को मिली होती तो वो तुम्हें उससे अगले लम्हे ही कॉल कर देती। अभी तक उनकी कॉल नहीं आई तो इसका मतलब तो यही है ना कि तुम्हारी मॉम को भी वो लिस्ट नहीं मिली। येन का ये कहना ही होता है कि साथ ही हेनग्यू को इसकी मॉम की कॉल आ जाती है और हेनग्यू की मॉम ने इन दोनों को घर पर बुलाया होता है। अब जब ये दोनों घर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर येन की मॉम भी मौजूद होती है और हेनग्यू की मॉम बताते हैं कि हमने आज तुम दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि हम शादी की डेट फिक्स कर सके। ये लोग तो डरे होते हैं कि ना जाने इसकी मॉम को वो लिस्ट मिल गई है और इनका झूठ पकड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं होता। येन शादी वाली बात सुनकर कहती है कि आपको नहीं लग रहा कि आप लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं। इस पर येन की मॉम कहती है कि जितनी जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो हम पेरेंट्स को तुम दोनों की इतनी फिक्र नहीं रहेगी। हेनग्यू इस बात को इस तरह कवर करता और कहता है कि इस साल मेरा क्लिनिक तो इतना बिजी नहीं है, लेकिन येन अभी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और जब येन का वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो हम शादी कर लेंगे। इस पर इन दोनों की मॉम मान जाती है। अब हेनग्यू के डैड को उसी लड़की की कॉल आ रही होती है और ये हेनग्यू की मॉम के सामने कहने लगते हैं कि मुझे ये कॉल लेनी ही होगी, मेरी एक ओल्ड कुलीग की कॉल आ रही है। लेकिन फिर ये अपनी वाइफ के एक्सप्रेशन देखता है तो कहता है कि ठीक है, मैं अभी ये कॉल नहीं लेता क्योंकि हम एक फैमिली मीटिंग में हैं। लेकिन हेनग्यू की मॉम कहती है कि नहीं, आप जाकर इस कॉल को अटेंड ही कर ले। जब हेनग्यू के डैड बाहर कॉल अटेंड करने के लिए चले जाते हैं तो हेनग्यू भी अपने डैड के पीछे चला जाता है। ये लड़की किसी बात पर हेनग्यू के डैड को ब्लैकमेल कर रही होती है। जब कॉल खत्म होती है और इसके डैड पीछे मुड़ते हैं तो यहाँ पर हेनग्यू खड़ा होता है। ये हेनग्यू को देखकर एकदम डर जाते हैं। हेनग्यू ने अपने डैड की बातें सुन ली होती है। इसको अपने डैड पर गुस्सा भी होता है और ये कहने लगता है कि आप डर क्यों नहीं है, अगर मॉम ने आपको इस तरह से देख भी लिया तो वो कौन सा आपको कुछ कहने वाली है। डैड कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझ पर गिव अप कर दिया है। हेनग्यू कहता है कि मैं आपसे यहाँ पर ये बात करने के लिए आया था कि आप डिवोर्स पेपर्स कब साइन कर रहे हैं। तो डैड कहने लगते हैं कि अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैं सिर्फ वाकई में ही काम पर जाता हूँ और मैं ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ और शायद इसलिए भी कि मैंने जो पास्ट में गलतियाँ की हैं उसको मैं कंपनसेट कर सकूँ। लेकिन हेनग्यू अपने डैड की इन बातों से कन्विंस नहीं होता है और नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। अब जब ये दोनों अंदर आ जाते हैं तो हेनग्यू की मॉम येन को एक रिंग दे रही होती है और ये वो रिंग होती है जो हेनग्यू की मॉम को उसके डैड ने दी होती है। जब हेनग्यू के डैड ये देखते हैं तो ये हेनग्यू की मॉम से कहने लगते हैं कि ये बहुत ही कीमती रिंग है, तुम्हें इसको भी ये नहीं देनी चाहिए। मॉम कहने लगती है कि ये कीमती है इसीलिए मैं इसको अपनी डॉटर इन लॉ को दे रही हूँ और वैसे भी मेरी नजर में इंसान ज्यादा कीमती होते हैं इन चीजों से। येन मेरे बेटे की पसंद है और अब येन इस फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है तो इस पर मैं ये रिंग येन को देना चाहती हूँ। लेकिन येन भी ये नहीं लेना चाह रही होती क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव रिंग होती है। अगले दिन जियांगची बड़े अच्छे मूड में हेनग्यू के क्लिनिक आता है तो हेनग्यू से देखकर कहता है कि आज बड़े दिनों बाद तुम्हें इतना पुरसुकून देखा है, वरना पहले तो तुम मेरे क्लिनिक में सिर्फ रोने ही आते थे। तो जियांगची कहता है कि आज तुम इतने खुशी के मौके पर इस तरह की बातें कर रहे हो। हेनग्यू कहता है कि तो ठीक है, बता ही दो मुझे कि आज तुम इतने खुश क्यों हो। तो जियांगची कहता है कि मेरा और लूनियान का जो भी मसला था वो हल हो गया है और अब हम दोनों साथ हैं। मैं यहाँ पर मैं तुम्हें और येन को अपने और लूनियान की तरफ से डिनर पर बुलाने के लिए आया हूँ। हेनग्यू खुश होकर कहता है कि मैं विश करता हूँ कि तुम्हारा लूनियान का फ्यूचर अच्छा हो और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अब ये लोग डिनर पर मिलते हैं तो हेनग्यू जियांगची से कहता है कि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, लेकिन आज पहली दफा तुमने मुझे अपने होटल के प्राइवेट रूम में इनवाइट किया है। हेनग्यू का साथ देते हुए येन भी कहने लगती है कि मैंने 6 महीने यहाँ पर एज अ वेट्रेस काम किया है, लेकिन मैं भी यहाँ पर पहली दफा आई हूँ। जियांगची कहता है लेकिन ऐसा हो तो गया है ना। इस पर येन कहती है कि इसमें सारा क्रेडिट लूनियान को जाता है। अगर लूनियान वजह
ना होती तो तुम आज भी हमें यहाँ पर इनवाइट नहीं करते। ये लोग आपस में हंसी मजाक ही कर रहे होते हैं कि अचानक से इनको किचन से एक आवाज सुनाई देती है। तो जियांगची कहने लगता है कि मुझे लगता है कि किचन में शाओरुन आया है और मैं हेड शेफ को शाओरुन का यहाँ पर आना बताना भूल गया हूँ। हेनग्यू और जियांगची किचन में शाओरुन को चेक करने के लिए आ जाते हैं और जब ये लोग किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि हेड शेफ शाओरुन को मार रहा होता है। हेनग्यू हेड शेफ से कहता है कि तुमने इसे पीछे धक्का क्यों दिया। तो हेड शेफ कहने लगता है कि सर ये यहाँ पर बगैर परमिशन दाखिल हुआ है। हेनग्यू को तो बहुत गुस्सा आ जाता है कि हेड शेफ ने शाओरुन को मारा क्यों है। हेनग्यू जियांगची से कहता है कि तुम अपने इस एम्प्लॉय के साथ क्या करोगे, इसने शाओरुन को मार कर रूल तोड़ा है। इस पर हेड शेफ कहता है कि मैंने इसको इतनी जोर से नहीं मारा तो फिर कैसे मैंने कोई रूल तोड़ दिया। हेनग्यू कहता है कि तुम खुद एडमिट कर रहे हो कि तुमने उसको मारा है। हेड शेफ कहने लगता है कि पहली बात तो ये बगैर परमिशन यहाँ पर दाखिल हुआ और फिर मुझे डर था कि ये पहले की तरह को इंग्रेडिएंट्स तो हमारे किचन में चोरी करने नहीं आया। इस बात पर तो जियांगची को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि इंग्रेडिएंट्स तो शाओरुन के यहाँ से चले जाने के बाद भी गायब हो रहे हैं, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करना चाहोगे। हेड शेफ साथ ही अपने दूसरे शेफ से पूछने लगता है कि कौन है वो जो इंग्रेडिएंट चोरी कर रहा है। तो जियांगची कहता है कि तुम्हें मजीद प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि शाओरुन के यहाँ से जाने के बाद मैंने सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी थी? तुम ही हो वो जो इंग्रेडिएंट चुराया करते थे और अभी तक चुरा रहे हो। इस पर हेड शेफ कहता है कि मैं वो इंग्रेडिएंट सिर्फ कस्टमर्स के लिए ही यूज कर रहा था। जियांगची कहने लगता है कि हाँ मैं किचन का इंचार्ज नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की। जियांगची गुस्से में हेड शेफ से कहता है कि आज से तुम काम पर नहीं आओगे, अपना रेजिग्नेशन लिखो और तुम यहाँ से जा सकते हो। हेड शेफ कहने लगता है कि मैं तब से इस किचन को हैंडल कर रहा हूँ जब तुमने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, इसलिए तुम इतनी आसानी से मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते हो। जियांगची को इसकी बातें सुनकर गुस्सा ही आया जा रहा होता है। वो कहता है कि तुम अपना रेजिग्नेशन कल तक मुझे लिख कर दे दो तो मैं तुम्हें बगैर किसी चार्ज के यहाँ से जाने दूंगा। और जहाँ तक बात रही किचन को मैनेज करने की, तो ये शाओरुन को कहता है कि जब तक मुझे नया हेड शेफ नहीं मिल जाता तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस पर शाओरुन मान जाता है और अब ये हेड शेफ से कहता है तो अब तुम अपनी बकवास बंद करो, यहाँ से चले जाओ। फिर ये दोनों शाओरुन से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो शाओरुन कहता है कि हाँ मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, तुम लोग मेरी फिक्र नहीं करो। टैन शिशी को जब इस लड़ाई के बारे में पता चलता है तो ये जल्दी से अपना काम छोड़कर शाओरुन को देखने के लिए आती है, इसे बैंडेज भी करती है और साथ में कहती है कि कल तुम हेनग्यू के पास चले जाना क्योंकि जियांगची ने मुझे बताया है कि तुम्हारे दांत में क्रैक आ गया है। शाओरुन चाह रहा होता है कि टैन शिशी अपनी फीलिंग्स का इजहार इससे करे, लेकिन टैन शिशी इसकी फिक्र में यहाँ आ तो गई थी मगर खुद ये बात कन्फेस नहीं करती शाओरुन के सामने। अब डिनर करने के बाद लुनियान और यन एक टेबल पर साइड पर बैठे होते हैं और लुनियान यन से ये पूछ रही होती है कि तुम अभी शादी क्यों नहीं करना चाह रही। पहले तो तुम जियांगची को प्रपोज करना चाहती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन अब जब तुम्हारे पास ये मौका आ रहा था तुम उसे मना क्यों कर रही हो। यन कहने लगती है कि मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ और वैसे भी अभी जो मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ मैं अपना सारा फोकस उसी पर रखना चाहती हूँ। इतने में जियांगची और हेनग्यू बड़े गौर से इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों कोई भी बात सुन नहीं पाते हैं। इतने में यहाँ पर टैन शिशी आती है। ये हेनग्यू से कहती है कि मुझे यन थोड़ी देर के लिए अपने साथ चाहिए और फिर ये यन को यहाँ से ले जाती है। टैन शिशी यन को लेकर पब्लिशिंग हाउस पहुँच जाती है और वहाँ पर सीनियर एडिटर टैन शिशी के असाइनिंग ऑथर वाले नॉवल पर मीटिंग कर रहा होता है। टैन शिशी मिस्टर शाओ से कहती है कि ये ऑथर बहुत मशहूर है और मैं चीफ एडिटर हूँ और इनके साथ प्रोजेक्ट मैंने साइन किया था, जिस पर मिस्टर शाओ कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट तब स्टार्ट हुआ था जब तुम कंट्री से बाहर गई हुई थी और हमारे पब्लिशिंग हाउस के रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम के मुताबिक जो प्रोजेक्ट शुरू करता है वही उस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। इस पर टैन शिशी कहती है कि अभी आपने मुझसे कहा है कि ये ऑथर बहुत मशहूर है, तो पब्लिशिंग हाउस की चीफ एडिटर होने के नाते इस फेमस ऑथर के साथ काम करने का हक भी मुझे ही है। मिस्टर शाओ कहने लगते हैं कि अपनी पोस्ट से तुम मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकती हो, मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। अब मिस्टर शाओ कहने लगते हैं कि तुम इस पोस्ट के काबिल नहीं हो क्योंकि तुम्हारी वजह से हम एक इतनी मशहूर आर्टिस्ट यानी कि जुमा के साथ प्रोजेक्ट साइन नहीं कर पाए और एक पहले भी प्रोजेक्ट सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हमारे पब्लिशिंग हाउस को नहीं मिला था। इस पर टैन शिशी कहने लगती है कि जुमा ने आर्ट कंपटीशन नहीं जीता था, वो लुनियान ने जीता था और रूल्स के मुताबिक प्रोजेक्ट पर काम वही शख्स करेगा जो वो काम करने के काबिल होगा। इतने में यहाँ पर हीहोन आ जाती है। मिस्टर शाओ हीहोन को कहते हैं कि तुम मेरे साथ आकर बैठो। हीहोन यहाँ पर डरी हुई लग रही होती है। यन की यहाँ से जाने के बाद हेनग्यू बहुत परेशान सा लग रहा होता है। जियांगची और शाओरुन इसे कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, यन जल्दी शादी के लिए मान जाएगी। इस पर हेनग्यू कहता है कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे पास अभी काफी टाइम है शादी के लिए। इसके बाद हेनग्यू यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद जियांगची शाओरुन से कहता है कि इसके पास कोई ऐसी बात जरूर है जो ये बताना नहीं चाह रहा हमें। मीटिंग जब खत्म हो जाती है तो टैन शिशी यन से कहती है कि तुम्हें हीहोन के बारे में कुछ आज वियर्ड लगा। यन टैन शिशी से कहती है कि हीहोन ने मुझसे इस बारे में कोई बात तो नहीं की, लेकिन मुझे एक बात जरूर मालूम है कि सीनियर एडिटर हीहोन को हरास कर रहे हैं, लेकिन हीहोन इसके बारे में बात नहीं करती। टैन शिशी कहती है कि मिस्टर शाओ एक बहुत ही घटिया
इंसान है वो इससे पहले भी बहुत लोगों के साथ ऐसा कर चुका है। तुम ही हॉन के करीब बैठती हो, अगर तुम्हें ही हॉन के बारे में कोई भी स्ट्रेंज चीज मालूम हो तो मुझे सबसे पहले उसके बारे में बताना। येन कहती है कि ठीक है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। यहाँ पर येन को हेनग्यू की कॉल आ जाती है। येन कॉल उठाते ही हेनग्यू से कहती है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, लेकिन हेनग्यू येन से कुछ कहता है कि जिस पर ये चौंक जाती है। फोन कॉल सुनने के बाद येन अपने घर पर पहुँचती है और ये देखती है कि हेनग्यू इसके डैड के साथ ड्रिंक कर रहा है। इसके डैड और हेनग्यू ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है कि ये अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। येन हेनग्यू के पास जाती है और इससे कहती है कि चलो अब हमें घर चलना चाहिए, लेकिन हेनग्यू की हालत काफी खराब होती है। तो मॉम येन से कहती है कि इस हालत में तुम इसे कैसे घर लेकर जाओगी, मैंने गेस्ट रूम साफ कर दिया है, तुम आज रात इसको यहीं पर रहने दो। इस पर येन मान जाती है। शाओरुन टैन शिशी के ऑफिस में आता है तो ये देखता है कि टैन शिशी सो रही होती है और इसका सर टेबल पर बजने ही वाला होता है, लेकिन शाओरुन ऐसा होने से बचा लेता है। शाओरुन इसके जागने पर इसे कहता है कि अगर आज मैं यहाँ पर ना आता तो तुम यहीं पर सोती रह जाती। इस पर टैन शिशी कहती है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, वरना मैं अपना काम आज कंप्लीट नहीं कर पाती। शाओरुन इसे कहने लगता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, तुम बताओ तुम क्या खाना चाहती हो। इस पर टैन शिशी कहती है कि मैं भी काम में इतनी उलझी हुई हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रही, और वैसे भी जब मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगी तभी मैं कुछ खाऊंगी। फिर ये शाओरुन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैंने जो तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के लिए ट्रायल पीरियड दिया था हम उसको बढ़ा लें, क्योंकि अभी मैं भी अपने काम में बहुत बिजी हूँ और तुम भी अपनी नई शॉप खोल रहे हो। इस टाइम हम दोनों की जिंदगी में हमारा रिलेशनशिप हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है बल्कि हमारा काम है। इस पर शाओरुन को कोई भी एतराज नहीं होता है और कहने लगता है कि कल मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह लंच पर लेकर जाऊंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये तुम्हारे वर्किंग आवर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। टैन शिशी इस पर मुस्कुरा देती है। टैन शिशी शाओरुन के फेस पर हाथ रखकर कहने लगती है कि जब ये ट्रायल पीरियड खत्म हो जाएगा तो हम अपने रिलेशनशिप को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। येन रात को पानी पीने के लिए उठती है कि अचानक इसको हेनग्यू के रूम से एक आवाज सुनाई देती है। जब ये रूम में जाकर देखती है तो हेनग्यू इतना ड्रंक होता है कि सोते हुए अपने बेड से ही नीचे गिर जाता है। येन इसको उठाकर बेड पर लेटाती है और जब येन जाने लगती है तो हेनग्यू इसको कहता है कि तुम प्लीज नहीं जाओ यहाँ से। येन ना चाहते हुए हेनग्यू की बात मान लेती है और इसके साथ ही यहीं पर लेट जाती है। सुबह तक येन यहीं पर सोती रह जाती है और सुबह येन के पेरेंट्स इन्हें यूं एक साथ देख रहे होते हैं तो डैड कहने लगते हैं कि इसमें मेरा कसूर है क्योंकि कल रात मैंने हेनग्यू के साथ कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। मॉम कहती है कि हमें बाहर चलकर बात करनी चाहिए ताकि हम इन्हें जगा ना दें। इनके शोर से येन की आंख खुल जाती है। वो खुद को ऐसे देखकर शॉक में होती है क्योंकि वो तो थोड़ी देर के लिए रुकी थी और फिर उसे पता ही नहीं चला कि कब रात को उसकी आंख लग गई और ये अपने पेरेंट्स को देखकर यहाँ पर बहुत ऑकवर्ड फील कर रही होती है। येन को हेनग्यू पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जब ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो येन हेनग्यू से कहती है कि कल तुम जानबूझकर मेरे डैड के साथ ड्रिंक करने के लिए मेरे घर पर आए और जानबूझकर तुम इतना ड्रिंक हो गए कि तुम्हें रात यहीं पर रुकना पड़े, और फिर जब मैं पानी पीने के लिए आई तो तुम जानबूझकर बेड से गिर गए ताकि मैं तुम्हें चेक करने के लिए आऊँ, और फिर तुमने मुझे इतने जोर से पकड़ लिया कि ताकि मैं वहाँ से जा ना सकूं और मुझे तुम्हारे साथ ही सोना पड़े। तुमने ऐसा जानबूझकर किया ताकि मेरे पेरेंट्स हमें इस तरह देख लें। हेनग्यू कहता है कि इसमें सिर्फ कुछ ही बातें ठीक हैं। मैं मानता हूँ कि मैं जानबूझकर तुम्हारे घर पर आया था और जानबूझकर ही मैंने तुम्हारे डैड के साथ ड्रिंक की थी, लेकिन इसमें एक बात गलत है कि भला रात को मुझे कैसे मालूम होता कि तुम रात को पानी पीने के लिए जरूर आओगी। इस बात पर तो येन को भी लगता है कि हाँ, इस बात में इसका कोई कसूर नहीं है। फिर येन कहती है कि कल तुमने यहाँ पर आकर मेरे पेरेंट्स से कुछ कहा था, तो हेनग्यू कहता है कि मैंने उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहा था, बस यही कहा था कि मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ। कि इतने में जियांगची की कॉल आ जाती है। हेनग्यू येन को बताता है कि मुझे जियांगची से मिलने के लिए जाना है क्योंकि आज जियांगची की मॉम लूनियान से मिलना चाहती हैं। येन और हेनग्यू थोड़ी देर बाद ही इन दोनों के पास पहुँच जाते हैं। येन लूनियान से कहती है कि तुम लोगों ने फैसला इतनी जल्दी क्यों कर लिया, तुम तो जियांगची की मॉम से मिलना ही नहीं चाहती थी। तो लूनियान कहती है कि अभी या बाद में एक ना एक टाइम तो आएगा ना जब मुझे जियांगची की मॉम से मिलना है, तो मुझे लगता है कि ये जानकर ही मुझे थोड़ा सुकून मिल सकेगा कि जियांगची की मॉम मुझे एक्सेप्ट करती भी है या नहीं। अब लूनियान जियांगची से कहती है कि क्या तुम मुझे ट्रस्ट करते हो, तो इस पर जियांगची कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत ट्रस्ट करता हूँ। लूनियान जियांगची से कहती है कि ये बात मैं तुम्हें उस दिन हॉन्टेड हाउस पर बताने वाली थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। एक्चुअल में मैंने तुम्हारी मॉम को एक पेंटिंग बेची थी, लेकिन अगर वो पेंटिंग फेक हो तो क्या तुम्हारी मॉम उस पेंटिंग को एक्सेप्ट करेंगी? जियांगची हंसते हुए कहने लगता है पहली बात तो वो ये सेंस ही नहीं कर पाएंगी कि ये फेक है या ओरिजिनल। लूनियान कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मॉम फर्क कर सकती है क्योंकि उन्होंने एक जैसी दो पेंटिंग्स देखी है। एक पेंटिंग की कॉस्ट सिर्फ 3000 यॉन है और जबकि दूसरी पेंटिंग की कॉस्ट 3 मिलियन यॉन है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम को कौन सी वाली पेंटिंग ज्यादा ऑथेंटिक लगेगी? एक्चुअल में ये पेंटिंग लूनियान की होती है और जो पेंटिंग 3 मिलियन वॉन की होती है वो उस फेमस आर्टिस्ट जुमा ने लूनियान की पेंटिंग को कॉपी करके बनाई होती है। इसीलिए जियांगची की मॉम को यही लग रहा होता है कि लूनियान ने फेक पेंटिंग बनाकर इसकी मॉम को बेची है। लेकिन जियांगची यहाँ पर लूनियान से कहता है कि मुझे
तुम पर मुकम्मल यकीन है, लेकिन अभी के लिए यही बेहतर है कि पहले मैं जाकर अपनी मॉम को फेस कर लूं, और अगर मैं उन्हें हैंडल नहीं कर पाया तो मेरे पास यहाँ पर ये 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हम इनसे मदद ले सकते हैं। हेनगी और येन भी लुनियन को यही मशवरा देते हैं कि पहले जियांगची को इस मैटर को सॉल्व करने दो। इतने में यहाँ पर जियांगची की मॉम आ जाती हैं और अब ये तीनों जियांगची की मॉम से मिलने के लिए चले जाते हैं। जियांगची अपनी मॉम से मिलने के बाद येन और हेनगी को साइड पर लेकर आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अभी के लिए सूटेबल प्लान ये है कि हम लुनियन को मॉम से ना मिलवाएं, और मेरी मॉम को थोड़ी देर में कहीं जाना है। जब वो ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं आएगी तो मॉम खुद ही चली जाएंगी। जियांगची की मॉम इससे पूछती हैं कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही है, तो जियांगची कहता है कि नहीं, उसे आने में बहुत टाइम लगेगा। इतने में ही पीछे से एक आवाज सुनाई देती है कि मैं यहाँ पर हूँ मिस चैन, और ये सब मुड़कर देखते हैं तो लुनियन खुद जियांगची की मॉम से मिलने के लिए आ जाती है। अब जियांगची भी लुनियन के पास जाता है। लुनियन जियांगची की मॉम से कहती है कि मैं जियांगची की गर्लफ्रेंड हूँ। जियांगची की मॉम कहती है कि मैंने वो तुम्हारी पेंटिंग एक और जगह पर भी देखी थी और तुमने मुझे उस फेक पेंटिंग के लिए इतना चार्ज नहीं किया था। लुनियन कहती है कि हाँ, मुझे इस बात का इल्म है। फिर ये जियांगची से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें आर्ट एग्जीबिशन में इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने रेस्टोरेंट को एक आर्ट थीम रेस्टोरेंट बना दो, लेकिन तुमने इसकी फेक पेंटिंग्स खरीद कर अपने पैसे ही जाया किए हैं। अब यहाँ पर जियांगची की मॉम नाराज होकर चली जाती है, तो जियांगची लुनियन से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपनी मॉम से बात करता हूँ जाकर। हेनगी और येन इसके पास आते हैं तो लुनियन कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। हेनगी कहता है कि क्या तुम जियांगची का वेट नहीं करोगी, तो लुनियन कहती है कि अगर मैं वेट कर भी लूँ तो कुछ चेंज नहीं होगा। येन कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना नहीं चाहिए, बल्कि उनके साथ बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए। लुनियन कहती है कि तुम लोग ये सब कह तो रहे हो, लेकिन मुझे तो अपनी वजाहत पेश करने का मौका भी नहीं मिला। जियांगची घर पर आकर घर की सफाई कर रहा होता है तो इसकी मॉम कहती है कि तुमने अब घर की सफाई कर ही दी है तो तुम बाद में मेरे लिए खाना भी बना देना। जियांगची कहता है कि मॉम, मैं आपके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ, और वैसे भी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जियांगची की मॉम कहती है कि मैं खाना पहले ही ऑर्डर कर चुकी हूँ। इतने में डोर नॉक होता है और फूड डिलीवरी करने लुनियन आई होती, क्योंकि ये उस टाइम एज ए डिलीवरी गर्ल पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। लुनियन इसे देखकर बहुत ऑकवर्ड फील करती है। जियांगची इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुनियन जल्दी से यहाँ से चली जाती है। मॉम ने ये सब कुछ जानबूझकर किया होता है और बाहर आकर ये जियांगची से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड पैसे कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही है, जिस पर जियांगची कहता है ये उसका अपना करियर है। जियांगची अपनी मॉम को बताता है कि लास्ट आर्ट एग्जीबिशन में लुनियन ने अपनी स्किल्स की बेस पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, और मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द इस फील्ड में अपना नाम बना लेगी। और इस कंपटीशन में लुनियन ने जुमा को भी हरा दिया था। जियांगची की मॉम इस आर्टिस्ट का नाम सुनकर थोड़ा सा हैरान होती है। जियांगची कहता है कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि इस फेमस आर्टिस्ट ने लुनियन की पेंटिंग कॉपी क्यों की है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि अगर आपके पास पावर और फेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम ही ऑथेंटिक है। जियांगची की मॉम के एक्सप्रेशन से लग रहा होता है जैसे ये जियांगची की बातों से थोड़ा सा कन्विंस हो ही गई हैं। लुनियन अब येन से मिलती और इससे कहती है कि जियांगची मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो मुझे ट्रस्ट भी करता है, लेकिन जियांगची की मॉम के पास ऐसी कोई रीजन नहीं है जिसकी बेस पर वो मुझे ट्रस्ट करें। येन को अपनी दोस्त के लिए काफी बुरा लग रहा होता है और लुनियन येन से कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी और जियांगची के दरमियान सब कुछ खत्म हो गया है। इस पर लुनियन बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही होती, क्योंकि उसे तो अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिला। लुनियन अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है कि जिस जगह पर ये डिलीवरी करने आती है, ये देख लेती वहाँ पर जियांगची की मॉम मौजूद होती है। ये दूसरे डिलीवरी बॉय से कहती कि क्या तुम मेरे लिए ये ऑर्डर दे सकते हो, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रही है। वो दूसरा लड़का इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन जियांगची की मॉम ने लुनियन को देख लिया होता है और वो इससे कहती कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। लुनियन कहती है कि मैं अपना ऑर्डर डिलीवर करके आपसे बात करने के लिए वापस आती हूँ। अब हेनगी, शाओरुन और जियांगची इस आर्टिस्ट जुमा के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं और इन्हें ये बात मालूम होती है कि ये पेंटिंग जुमा ने बाद में ड्रॉ की थी और लुनियन ने इससे काफी पहले ये पेंटिंग ड्रॉ कर ली थी। फिर इन्हें यहाँ पर एक लिंक मिलता है जिसको ये ओपन करते हैं तो इन्हें मालूम होता है कि जुमा की असिस्टेंट ने जुमा के खिलाफ प्लेजरिज्म रिपोर्ट की होती है। उसने यहाँ पर कुछ फोटोज भी अपलोड की होती हैं जिसमें ये साफ नजर आ रहा होता है कि जुमा ने वो पेंटिंग लुनियन की पेंटिंग को कॉपी करके बनाई है। हेनगी ये देखने के बाद कहता है कि एक्चुअल में लुनियन और जुमा बैचमेट थे। जुमा ने लुनियन की पेंटिंग तो देखकर बना ली और इसके बाद जब इनके मैनेजर को मालूम हुआ तो जुमा ये साबित करने में कामयाब हो गई कि ये पेंटिंग इसकी है और लुनियन ने इसको कॉपी किया है। और मार्केटिंग टीम्स के थ्रू जुमा ने लुनियन की पेंटिंग की बेस पर वो फेम हासिल कर ली जो आज उसके पास है। और वो आज तक कामयाब इसीलिए है क्योंकि वो आज तक दूसरों से लुनियन की पेंटिंग खरीद कर उस जैसी पेंटिंग्स ही बना रही है। जियांगची लैपटॉप बंद करता और कहता है कि मुझे ये सब अपनी मॉम को एक्सप्लेन करना होगा। जियांगची अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रहा होता है कि इतने में जियांगची की मॉम खुद यहाँ पर आ जाती हैं। जियांगची अपनी मॉम से कहता है कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। तो जियांगची की मॉम कहती है कि मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जियांगची की मॉम कहती है कि आज के बाद से तुम इस जगह
के बॉस नहीं हो, बल्कि आज से इस जगह की बॉस लुनियन है। इतने में ही लुनियन भी यहाँ पर आ जाती है और आकर जियांगची से कहती है कि तुमने इसकी तो उम्मीद नहीं की होगी। इस पर जियांगची हंसने लगता है। जब येन रात को काम से घर आती है तो हेनग्यू से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, आज तुम बहुत अपसेट दिखाई दे रही हो। येन कहने लगती है कि हमने इतने सारे झूठ बोले हैं सबसे, लेकिन हमें इन बोले हुए झूठों की कभी भी कीमत नहीं अदा करनी पड़ी। हेनग्यू कहता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो, तो येन कहती है कि मुझे लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है। इससे पहले मुझे लुनियन ने कहा था कि तमाम अच्छी चीजों के लिए हमें उनकी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन तब मैंने इसकी बात का यकीन नहीं किया था, क्योंकि मैं हमेशा अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें चाहती हूँ। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आता है कि जितनी भी लक मुझे इस सारे टाइम में मिली है, इसकी जरूर कोई ना कोई प्राइस होगी। हेनग्यू से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, एक्चुअल में तुम बहुत काइंड हो और ऑनेस्ट भी, और इन्हीं सब क्वालिटीज की बेस पर तुम ये सारा लक डिजर्व करती हो। ये अभी भी कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है तो हेनग्यू से कहता है कि अब हमने एक फ्रेश स्टार्ट ले लिया है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। इस पर हेनग्यू इसको चीयर अप करने के लिए हक करता है। ऐसे में येन की नजर फिश टैंक पर पड़ती है और इसे वहाँ पर नीमो दिखाई नहीं दे रही होती, और जब ये दोनों जाकर देखते हैं तो नीमो मर चुकी होती है। जब ये दोनों नीचे नीमो को दफनाने के लिए आ जाते हैं तो येन कहने लगती है कि इसमें सारी मेरी गलती है, क्योंकि आजकल मैं काम में इतनी बिजी थी कि मैं नीमो को सही से फीड भी नहीं कर पाई। हेनग्यू कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। नीमो जैसी मछलियाँ जब समुद्र से बाहर आती हैं तो ये सिर्फ 6 से 7 साल ही जिंदा रह पाती हैं, और नीमो मेरे पास तब से है जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था। येन काफी अपसेट होती है और कहने लगती है कि मुझे लगता है कि नीमो वापस समुद्र में चली गई है। तो हेनग्यू कहता है कि हमने तो इसे यहाँ पर दफन कर दिया है। इस बात पर येन को गुस्सा आ जाता है और इसे मारते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इमेजिनेशन नहीं है। हेनग्यू अपने आप को बचाते हुए कहता है कि हाँ, मेरे पास भी इमेजिनेशन है, और फिर येन को कंसोल करने के लिए कहता है कि एक दफा मेरे प्रोफेसर ने मुझे बताया था कि जब भी कोई लिविंग बीइंग अर्थ पर मर जाती है तो वो आसमान पर एस्टेरॉइड बन जाती है, और मुझे लगता है कि नीमो समुद्र पर चमकने वाला सितारा बन गई है। इस बात पर येन और हेनग्यू दोनों आसमान की तरफ देखने लगते हैं और इसी मोमेंट पर एपिसोड 18 खत्म हो जाती है।